हाँ, तो शिक्षा प्रेमियों, हमारे प्रिय 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं, हम फिर आपकी मदद के लिए विद्या मंदिर परिवार दलसिंह सराय की तरफ से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको ज्यामिति चैप्टर में ले चलते हैं। इसके पहले के वीडियो में आप वृत्त से संबंधित कुछ पठन पाठन का काम देखे होंगे। आज हम आपको शुरू से लिए चलते हैं, जिसमें कि आपको त्रिभुज के बारे में जानकारियाँ दी गई है और उसमें समरूपता के संबंध पर चर्चा हमें करनी है। 9th क्लास के ज्यामिति में आप दो त्रिभुजों के बीच के सर्वांग समता के संबंध को पढ़े होंगे, जो आपको अच्छी तरह से याद होगा। आज हम लोग मुख्य रूप से 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए समरूपता के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले आपको पढ़ना है थेल्स प्रमेय। इसलिए पढ़ना है कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो समरूपता के लिए आपको एस ए एस, एस एस एस, ए ये 3 थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो इस पर चलने से पहले हम लोगों को थेल्स प्रमेय पढ़ना है, अच्छी तरह से आप समझें। अक्सर छात्र ज्यामिति से भागना चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ज्यामिति के प्रति अभिरुचि पैदा करें और आपके टूटे हुए मन को फिर से हम ज्यामिति में जोड़ पाएं और आपको अच्छी तरह से सटीक जानकारी दें, ताकि ज्यामिति से होने वाला डर आपका उबन समाप्त हो जाए और आप अच्छी तरह से ज्यामिति का अध्ययन कर सकें। तो आइए, थेल्स प्रमेय क्या कहता है। थेल्स प्रमेय कहता है, पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद इसका कथन लिखेंगे। एक त्रिभुज है ABC, इसमें किसी भुजा के समांतर, चाहे AB के समांतर हम DE खींचें या इसके BC के समांतर MN खींचें या AC के समांतर PQ खींचें। तीनों भुजाओं का समांतर हम खींच सकते हैं। तो जैसे AB के समांतर हमने DE खींचा, तो AC और BC दो भागों में बट गया, AD DC, BE EC। तो थेल्स प्रमेय कहता है, इन दोनों भुजाओं के जो ये दोनों खंड प्राप्त हुए हैं, उनके अनुपात भी समान होंगे। यानी AD बटे DB DC का जो अनुपात होगा, वही BE और EC का अनुपात होगा। जब हम AB के समांतर DE खींचें, यदि हम BC के समांतर MN खींचें, तो फिर हमारा AB और AC भी दो दो भागों में बट गया, AM MB, AN NC। तो थेल्स प्रमेय कहता है AM बटे MB का वही अनुपात होगा जो इधर AN और NC का होगा। अब यहाँ आते हैं, इस त्रिभुज में हमने AC के समांतर PQ खींचा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं AB भी दो भाग में बट रहा है और BC भी दो भाग में बट रहा है। तो थेल्स के अनुसार BP बटे PA, यानी इन दोनों खंडों का वही अनुपात होगा
जो बी क्यू और क्यू सी का होगा। अब हमें इसे कथन में लिख लेना है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। विभक्त करती है। इस कथन का हम लोगों ने इन 3 फिगरों के द्वारा चित्रांकन कर लिया है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए हम इनमें से किसी एक ट्रायंगल का सहारा लेंगे और जो नियम है वो हर त्रिभुज पर लागू होगा। तो हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए इस बीच वाले फिगर को अपनी सुविधा के लिए अपनाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी में दिया है, क्या दिया है? डी ई पैरेलल बी सी, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो हमने बी सी के समांतर डी ई खींच लिया। हमें सिद्ध करना है ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अब जैसा कि आपको पता होगा थ्योरम को सिद्ध करने में जो हम फिगर बनाते हैं उसमें कुछ बाहर से भी काम करना पड़ता है जिसे रचना कहते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे? रचना में D से DM लंब डाल दिया। किस भुजा पर? AE बोलिए तो भी ठीक है, AC बोलिए तो भी ठीक है, EC बोलिए तो भी ठीक, तीनों तो एक ही है। और दूसरा E से EN लंब डाल दिया। किस भुजा पर? AD बोले, DB बोले या AB बोले। क्यों? तो किसी बाह्य बिंदु से किसी दी गई रेखा पर केवल एक ही लंब डाला जा सकता है, इसलिए हम इसका नामकरण कुछ भी कहें, परपेंडिकुलर तो सिर्फ एक ही होगा, अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, EN। रचना में हमने क्या किया? पहला काम किया था D से DM परपेंडिकुलर डाला। कहाँ? तो AC पर। और E से EN परपेंडिकुलर डाला AB पर। कुछ जगह बचा लेते हैं, बाद में हम थोड़ा और इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन ये फिगर थोड़ा कंजस्टेड न हो जाए इसलिए थोड़ा काम प्रमाण का कर लेते हैं, तो फिर रचनावादी काम करेंगे। प्रमाण, बस हमें ये देखना है ये पैरेलल लाइन के ऊपर जो हमारा ट्रायंगल है ADE या AED, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। फार्मूला आप जानते होंगे मेंसुरेशन में, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने, नाम कैसे लिखे हैं, ADE। तो इसमें हम किसको आधार माने और किसको हाइट माने। तो AD को भी आधार मान सकते हैं और AE को भी आधार मान सकते हैं। तो जब AD को आधार मानेंगे तो हाइट के लिए हमको EN लेना पड़ेगा, और जब हम आधार AE मानेंगे तो हाइट के लिए हमको DM लेना पड़ेगा। तो बेस की जगह पर हम लेते हैं AD और हाइट की जगह पर लेंगे EN। अब अगर हम इसी ट्रायंगल का नाम बदल के एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, तो फार्मूला तो यही रहेगा, हाफ बेस हाइट, लेकिन हम बेस की जगह पर AE लेते हैं और हाइट की जगह पर DM लेते हैं। संगत शीर्ष लंब, आधार गुने संगत शीर्ष लंब। AD आधार है तो EN शीर्ष लंब है, AC आधार AE आधार है तो DM संगत शीर्ष लंब है। अब देखिए, एक ही त्रिभुज का नाम हमने केवल बदल दिया है। तो किसी भुजा को आधार माने, उसके किसी संगत शीर्ष लंब को ऊंचाई मान के क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल तो घटने बढ़ने की चीज है नहीं, चाहे वह किसी तरीका से निकाला जाए। तो एक तरीका से हमने निकाला हाफ ADEN और एक तरीका से निकाला हाफ AEDM, दोनों बराबर होना चाहिए। क्या बच गया, ADEN इज इक्वल टू AEDM, इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह हमने ट्रायंगल ADE या AED के एरिया को बराबर करते हुए एक इक्वेशन प्राप्त कर लिया। अब यहाँ जो थोड़ा जगह छोड़े थे उसको गौर से देखिए। रचना में B से E को मिलाया, अब यहाँ पर फिर एक ट्रायंगल बन गया। बस इतना ही बड़े ट्रायंगल पर ध्यान देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम देंगे, BDE। फार्मूला कहीं जाने वाला नहीं है, हाफ बेस हाइट। अब सवाल उठता है, इसमें हम किसको बेस माने किसको हाइट माने। तो आपको याद होगा, अगर आप अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते होंगे, इस तरह से अगर एक ट्रायंगल देख के कहा जाए एरिया ज्ञात करिए, अगर हम इस बड़ी भुजा को आधार मानेंगे तो ऐसे ऐसे हाइट देना पड़ेगा। लेकिन जब हमें मजबूरी हो कि नहीं इसी को लेना है बेस, तब क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ शीर्ष लंब डालना पड़ेगा, क्योंकि इसी की बढ़ी हुई भाग पर ना हम शीर्ष लंब डाले हैं। तो अगर इसका हमको एरिया पूछा जाए, इस ट्रायंगल का ABC अगर इसका नाम दे दें तो क्या कहेंगे, हाफ बेस हाइट। ऐसा आपको याद होगा। तो इसी तरह से आप गौर से देखें तो BDE भी आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसके एरिया के लिए जैसे यहाँ पर हम BC को बेस माने थे, वैसे BD या DB को बेस मानते हैं, हाफ BD। क्यों, तो इसी के बढ़े हुए भाग पर और इसी के एक शीर्ष से लंब डाला गया था, तो लंब में फिर यही काम देगा EN। यहाँ BD को हमने बेस माना है
और ई एन को अल्टीट्यूड माना है। क्यों? इसी की बढ़ी हुई पीछे बढ़ाए थे, जैसे यहाँ सी बी को पीछे बढ़ाए डी तक लाए तो इसके वर्टेक्स से यहाँ पर लंब डाला गया था। तो हमने बी डी को आगे बढ़ाया एन तक तो ई से ही इस पर शीर्ष लंब डाला गया। तो आधार की जगह पर डी बी और हाइट की जगह पर ई एन। अब हम इसको मिटा लेते हैं और रचना में एक और काम बच गया था, डी से सी को मिलाया। अब हम इस ट्रायंगल पर ध्यान देंगे, डी से सी को मिलाया। अब आइए हम ट्रायंगल डी ई सी का एरिया निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, हाफ बेस हाइट। अब इसमें फिर हम किसको बेस माने किसको हाइट माने, फिर गौर से देखिए, ई सी को ही पीछे बढ़ाया गया है तो इसके वर्टेक्स डी से लंब डाले थे उस समय, तो आधार की जगह पर ई सी लिखेंगे और शीर्ष लंब की जगह पर डी एम लिखेंगे। ठीक, अब हमारा ये फिगर कंप्लीट है। अब 9th क्लास में एक थ्योरम है कि यदि दो समांतर रेखाएं दी गई है, अगर हम किसी समांतर रेखा पर एक आधार स्थापित करें और दूसरी समांतर रेखा पर दो बिंदुएं लेकर मान लेते हैं ए और बी, इस तरह दो ट्रायंगल बनावे जिसमें पहला का नाम होगा ए एक्स वाई और दूसरा का नाम होगा बी एक्स वाई, तो इन दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। यानी इसको कथन में हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज जिनके आधार समान हैं और शीर्ष उन्हीं की समांतर रेखा पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। आइए देखते हैं, डी ई के पैरेलल है बी सी, डी ई आधार पर ही हमने दो त्रिभुजों को बनाया, डी बी ई और डी सी ई। बिल्कुल वही बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब हम इस बात को यहाँ नोट करेंगे और हमारा काम कंप्लीट होगा। चूंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, अर्थात 1/2 बी डी इंटू ई एन बराबर फिर 1/2 ई सी डी एम। 1/2 कट गया, क्या मिला? बी डी इंटू ई एन इज इक्वल टू ई सी इंटू डी एन। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के संगत पक्षों को हम भाग दे देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के संगत पक्षों के भागफल से। आइए, फर्स्ट का एलएचएस हमारा क्या था? ए डी ई एन। और सेकेंड का एलएचएस क्या है? बी डी ई एन। फर्स्ट का आरएचएस क्या है?
AEDM और सेकंड का RHS क्या है? ECDM। जिसको जाना था गया, कैंसिल हुआ, क्या बचा? AD by BD इज इक्वल टू AE by AC। हम इसी को खोज रहे थे। AD by DB इज इक्वल टू AE by AC। इस तरह हमारा थेल्स प्रमेय का कथन सिद्ध हो जाता है। किसी भी त्रिभुज में अगर आप कहीं एक पैरेलल लाइन इस तरह से खींचिए कि किसी भुजा के वो समांतर हो, तो बाकी दो भुजा में इस टुकड़े की लंबाई बटे इस टुकड़े की लंबाई बराबर इस टुकड़े की लंबाई बटे इस टुकड़े की लंबाई। इस आधार पर हम लोग आगे के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम थेल्स प्रमेय तक ही अपनी पढ़ाई को समाप्त करते हैं। फिर आगे के क्लास में हम लोग इसका विलोम पढ़ेंगे और इसी तरह नया नया वीडियो लेकर के हम आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।